MPPSC मीन्स 2020 का सिलेबस। इसका मतलब है कि जो आपका चेंज हुआ सिलेबस है उसका पर्यावरण में क्या सिलेबस दिया गया है वो आप देखेंगे आज। ठीक है, तो देख लेते हैं पर्यावरण से संबंधित वो कौन कौन से टॉपिक है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पर्यावरण जैसे टॉपिक ही दिया हुआ था। ठीक है, तो पर्यावरण में क्या दिया है देखें। पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र, आयाम, ठीक है, और फिर जैसे भौतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि ये सभी उसके पार्ट होंगे। ठीक है, फिर भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की क्या अवधारणा है, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा का क्या संबंध है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर मानव गतिविधियों में पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण क्या है, परिवर्तन क्या हो रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, चुनौतियां क्या आ रही हैं मानव जीवन के लिए। फिर पर्यावरण क्षरण के कारण क्या है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, फिर पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य पढ़ेंगे हम। फिर जैव विविधता क्या है, क्या महत्व है, ये सारा इससे रिलेटेड पढ़ना है। फिर देखें हम पर्यावरण शिक्षा, सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम कौन से चलाए सरकार के द्वारा। फिर पर्यावरण शिक्षा और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के बीच क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, कैसे हेल्प कर सकता है पर्यावरण को बेटर करने में टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। फिर पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान क्या हो सकते हैं, संरक्षण की नीतियाँ क्या हैं, उसका ढांचा क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमें पर्यावरण के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे MPPSC मेन सिलेबस का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसकी क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ आज से। तो लगभग हम इसका जो पर्यावरण टॉपिक है इसके सारे 360 एंगल में सारे पॉइंट डिस्कस कर लेंगे और 90 to 95 पर्यावरण टॉपिक का जो सिलेबस है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पर्यावरण। ठीक है, तो जैसे हम पर्यावरण शब्द ही बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या है पर्यावरण की। ठीक है, तो आप अगर कुछ भी आता कि पर्यावरण को समझाइए और उसके कारक प्रभाव को लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उसका अर्थ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्यावरण अर्थात परि प्लस आवरण अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, तो सामान्य परिभाषा में देखते हैं कि जैविक और अजैविक अवयवों का जो मिश्रण है जो कि जीवों के चारों ओर प्रभावित करता है। ठीक है, अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का भी आप वर्णन कर सकते हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ना। इसके अनुसार जो परिभाषा दी गई है, वैसे इतना याद नहीं रहता है लेकिन इस एक्ट का आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक और जैविक दशाएं जिसके साथ वह अंतःक्रिया करता है। ठीक है, ये पर्यावरण की परिभाषा हुई। फिर देखते हैं इसके घटक कौन कौन से हैं, है ना। तो पर्यावरण के घटक देखते हैं तो सिंपल सा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लासेस में अपने जब स्कूल टाइम पे थे, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है इसलिए देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण के घटक, तो सबसे पहले तो अजैविक अर्थात भौतिक घटक जैसे कि स्थलीय, जलीय, वायुमंडलीय, और जैविक मीन्स मनुष्य, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, पादप अर्थात पेड़ पौधे। फिर ऊर्जा घटक में क्या आ जाएगा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एक्सेट्रा। ठीक है, 3 प्रकार के घटक होते हैं, भौतिक, जैविक और ऊर्जा घटक। फिर देख लें हम भौतिक या अजैविक घटक क्या है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर स्थलमंडल, वायुमंडल और जल मंडल को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये अजैविक कारकों, जीवों की बनावट, उनकी जीवन चक्र, शरीर क्रिया विज्ञान आदि पर प्रभाव डालते हैं। तो देख लेते हैं स्थलीय कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सेल, चट्टानें, मृदा, भूपर्पटी, ये सारी स्थलीय हो सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे। फिर वायुमंडलीय घटक में क्या आ जाएंगे आपके, गैस, जलवाष्प, ये वायुमंडलीय आ जाएंगे। ठीक है, और वनस्पति के जीवित रहने के लिए भी गैस जरूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं जलीय में आपका पूरा महासागर, भूमिगत जल आदि आ जाएगा। फिर देख लेते हैं हम जैविक घटक में, तो जैविक घटक में आपके पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक है, जैविक घटक में आपके पेड़ पौधे आ जाएंगे। अब पेड़ पौधे में क्या, पादप,
ठीक है। तो पादप अर्थात पेड़ पौधे ही होता है। तो देखिए ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। ठीक है, स्वयंपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है। मानव सहित अन्य जंतु एवं सूक्ष्म जीव भी पादपों पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है। अब जैसे मनुष्य ये भी जैविक घटक है। तो मनुष्य क्या होता है? जीव। ठीक है, जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वपोषी जो स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। परपोषी जो किसी और पर खाने के लिए निर्भर होते हैं। अब देख लेते हैं हम क्या क्या दिया है। सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव अर्थात डिकम्पोजर भी कहते हैं इनको। ये मृत पौधों जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर नियोजित करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि। फिर ऊर्जा घटक क्या हो सकते हैं? ऊर्जा घटक जैसे सौर ऊर्जा हो गई आपकी, भूतापीय ऊर्जा हो गई जो कि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती है, सूर्य अर्थात सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं हम पर्यावरण क्षेत्र के ऊपर। तो पर्यावरण क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि स्थलमंडल हो गया, जलमंडल हो गया। ठीक है, तो स्थलमंडल के तहत बाहरी मेटल और भूपर्पटीय अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? भूपर्पटीय और मिट्टी में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज, हवा, पानी, ये सारे स्थलमंडल में पाए जाते हैं। फिर जलमंडल अर्थात समुद्र, महासागर, झील, नदी, जलाशय, हिमपात, हिमनद, भूजल। ठीक है, तो केवल 1% जो जल है नदियों झीलों का वो मनुष्य के लिए उपयोगी है, बाकी 99% यूज़फुल नहीं है, याद रखेंगे आप। फिर जैव मंडल। जैव मंडल अर्थात उस स्थान या भाग है जहाँ पर जीव निवास करते हैं, उसको जैव मंडल बोलते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, जैव मंडल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के सभी जीवों का समावेश होता है। ठीक है, देखिए ये है आपका जैव मंडल। ठीक है, अब जैव मंडल के आसपास आपके वायुमंडल, ठीक है, स्थलमंडल पृथ्वी भी आएगी आपकी, जलमंडल क्योंकि जल में भी मछलियाँ होती हैं, वायुमंडल में पक्षी वगैरह, पेड़ पौधे वायु पर निर्भर है, स्थलमंडल में तो इंसान होते ही हैं। तो ये सारे कनेक्टेड हैं किससे? जैव मंडल से। ठीक है, अब वायुमंडल देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो मौजूदा गैसीय आवरण है उसको वायुमंडल बोलेंगे, है ना। सूर्य की जो हानिकारक परावैंगनी किरणें होती हैं उससे वायुमंडल हमको बचाता है। ठीक है, यह तापमान को नियंत्रित करता है। फिर देखते हैं पर्यावरण के आयाम। तो आयाम कितने भागों में हम बांट सकते हैं? तो देख लेते हैं। आर्थिक आयाम देख सकते हैं, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक। ठीक है, 5 प्रकार के लगभग हम आयाम देख सकते हैं किसके? पर्यावरण के आयाम। तो देखते हैं यहाँ पे भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, मृदा, ऊष्मा, नदी आदि आते हैं। पता है ये चीज़ें तो आती हैं भौतिक पर्यावरण के तहत। ठीक है, और यह मनुष्य एवं अन्य जीवों के विकास पे सीधे प्रभाव डालती ही हैं। अब देख लेते हैं, हमने 3 वर्गीकरण किए हैं जैसे स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि भौतिक पर्यावरण से आशा उन दशाओं एवं घटनाओं से होता है जो मनुष्य के कार्यों पर निर्भर नहीं होता और मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, वो भौतिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य, भूमि, जल, जीव जंतु आदि। अब यहाँ हम देखें आर्थिक आयाम क्या हो सकते हैं। तो पर्यावरण के ऐसे घटक जो मानव की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करे उसे बोलेंगे आर्थिक आयाम। ठीक है, जिसमें आर्थिक विकास वगैरह ये सारी चीज़ें, अर्थव्यवस्था आदि शामिल हो सकती हैं। अब आर्थिक आयाम में खनिज, प्राकृतिक संसाधन, मृदा, बैंकिंग, उद्योग ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। आर्थिक पर्यावरण का विस्तार नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास पर भी निर्भर करती है, सामान्य सी बात है। फिर यदि पर्यावरण प्रतिकूल होगा, पर्यावरण की दशा, तो बेरोजगारी, गरीबी, अर्थात कृषि अच्छे से नहीं होगी तो अन्न नहीं मिलेगा, गरीबी आएगी, बेरोजगारी आएगी, लोग बीमार पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर सांस्कृतिक आयाम में क्या हो सकता है? कौशल एवं सामाजिक संस्थानों के द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण मानव करता है। ठीक है, उसे सांस्कृतिक आयाम के अंतर्गत हम रख सकते हैं, जैसे कि रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, कुछ मान्यताएं, है ना, भोजन की आदतें, वस्त्र किस प्रकार के पहनने हैं, मकान कैसे बनाने हैं, ये सांस्कृतिक चीज़ों में आ जाती। धर्म, सामाजिक गतिविधियाँ। ठीक है, इसमें इस पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, वेशभूषा, साहित्य आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। अब देखते हैं शैक्षिक आयाम। ठीक है, शैक्षिक आयाम। तो शैक्षिक आयाम में क्या क्या आ सकता है? पर्यावरण के घटकों, मानव के अंतर्गत अंतर संबंधों, पारिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण, विकास,
नगरीकरण, पर्यावरण ह्रास की जानकारी एवं जागरूकता के लिए शैक्षिक आयाम को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं पर्यावरण उससे संबंधित चुनौतियों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, तभी हम पर्यावरण को स्वच्छ समृद्ध बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट हेल्थ पे प्रभाव डालता है। फिर पर्यावरण समस्या को दूर कैसे करें, तो उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी है, जानकार होना ज़रूरी है। तो ये शैक्षिक आयाम हो गया। फिर मनोवैज्ञानिक आयाम, तो ऐसे सिद्धांत, अनुसंधान, अभ्यास जो पर्यावरण के साथ हमारे संबंधों को बेहतर बनाते हैं, उन्हें हम मनोवैज्ञानिक आयाम के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी समय विशेष में व्यवहार का प्रदर्शन एवं व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से संबंध होता है। ठीक है, जैसे उसकी आशा, अनुभव, विश्वास आदि, ये सारी चीज़ें, व्यक्ति की रुचि कैसी है, क्या है, तो ये मनोवैज्ञानिक आयाम के अंतर्गत हम रख सकते हैं। अब देख लेते हैं पर्यावरण संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की क्या अवधारणा है। ठीक है, ये मतलब हमारे भारत देश में पर्यावरण के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या है उसका संबंध, क्यों इतना महत्वपूर्ण दिया जाता है, तो ये टॉपिक है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले से देखा कि हड़प्पा कालीन संस्कृति से ही पेड़ पौधों को, प्रकृति को पूजा जाता था। ठीक है, तो पर्यावरण एवं प्रकृति को पूज्य माना गया है, ये अवधारणा प्राचीन समय से ही है। फिर भारत की परंपरा न केवल मानव केंद्रित थी, बल्कि संपूर्ण जीव जगत कल्याण एवं संरक्षण की बात करती हैं। पर्यावरण संरक्षण को नैतिक मूल्यों में भी जोड़ा गया है, हमारे संविधान में भी बताया गया है। ठीक है, फिर भारत में मानव के द्वारा आकाश को पिता तुल्य, धरती को माता तुल्य और पूरे ब्रह्मांड को परिवार के तुल्य माना गया है, अर्थात समान माना गया है। उत्सव, पारस्परिक, कला, संस्कृति आदि पर्यावरण नैतिकता की दृष्टि से देखे जाते हैं। फिर पशुओं की पूजा करने की भी जो मतलब हैं प्रथाएं, जैसे कि हम आदिवासी लोगों को देखें, जैसे थारू जनजाति में बारना त्यौहार है ना, दीपावली में गाय का पूजन करते हैं, हम गाय के गोबर से लीपते हैं, जिससे ये माना जाता है कि हमारा घर शुद्ध होता है। ये सभी मान्यताएं हैं। फिर जैव संरक्षण को भी महत्व दिया गया है, जैसे कि बरगद, तुलसी, इनको नहीं काटा जाता, धार्मिक महत्व बताया है इनका, है ना। पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन भी चलाए हैं, लोगों ने अपनी जान बाजी लगाई है, जैसे कि चिपको आंदोलन। प्रकृति एवं मानव के संबंधों को अपनाया गया है। अर्थवेद एवं ऋग्वेद में वृक्षारोपण का वर्णन किया गया है, उसके महत्व को बताया है। ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अतः वर्तमान में न सिर्फ हमें संपूर्ण वैश्विक समुदाय में भारतीय पर्यावरण दर्शन के प्रसार की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में पर्यावरण को बचाना जरूरी है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। पर्यावरण के मूल्यों की जानकारी सबको होनी चाहिए, और पर्यावरण को बचाना जरूरी, तभी मानव जी पाएगा आगे, और तभी उसका भविष्य बेहतर बन पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में। थैंक यू।